हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। नमस्कार इंदौर। आप सभी लोगों का मेरे शो बहुत हुआ सम्मान में बहुत बहुत सम्मान है, बहुत बहुत स्वागत है। इंदौर शहर मेरे लिए हमेशा से दिल के बहुत करीब रहा है और वैसे भी इंदौर को अभी लगातार स्वच्छता के मामले में एक बार फिर से पहले पायदान पे आंका गया है। तालियां बजा सकते हैं इसके लिए। स्वच्छता के मामले में इंदौर हिंदुस्तान में पहला शहर है और मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सब लोग नहा धो करके आए होंगे। बड़ा अच्छा लगता है पोहा जलेबी खाते हुए लोगों को देखना सुबह सुबह नाश्ते में। अच्छा अच्छा, बिल्कुल खाऊंगा। आप लोगों ने ही गौतम गंभीर को भी जलेबी पोहा खिलाया था। बाद में उसकी क्या हालत हुई थी पता होगा। वैसे इंदौर को मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है। ये मुझे तब पता चला जब मैं अंदर आ रहा था तो मुझे बाहर 2 दीपिका और 3 आलिया भट्ट दिखाई पड़ी। आप लोगों को लगा होगा मैंने पहचाना कैसे, तो उनके पीछे रणवीर सिंह और रणवीर कपूर भी लगे हुए थे 2-3। वाकई में इंदौर मतलब सफाई के मामले में बहुत आगे। यहाँ पे सफाई करने के लिए लोगों को अगर हाथ में झाड़ू ना मिले तो बैट लेकर के सफाई करना शुरू कर देते। लेकिन सफाई करके रहते हैं। तो ऐसे इंदौर वासियों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और मैं ये जो मेरा शो है बहुत हुआ सम्मान, जिसमें मैं मजाक, मस्ती, हास्य, व्यंग और देश के कुछ ताज़ा हालात, इन सारे विषयों पे मैं बातें करता हूं। आप लोग जिस भी विचारधारा को फॉलो करते होंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोग सिर्फ हंसने हंसाने के लिए इस मनोस्थिति से रहिएगा ताकि आपको बहुत ढेर सारा मज़ा आए। और कुछ लोग जो मोबाइल लिए हुए हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि अपने अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में ना डालें, क्योंकि इनकी तरह तरह की घंटियों से हमारा दिल लगा रहता है। और वाकई में जब से मोबाइल हमारे जीवन में आया, हमारी ज़िंदगी देखिए कितनी बदल गई है। इस मोबाइल से हर शख्स परेशान है क्योंकि हमारा पीछा करता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए और इससे सबसे ज़्यादा परेशान है शादीशुदा आदमी, क्योंकि आजकल वाइफ के पास भी मोबाइल है। हर वाइफ घर बैठे लोकेशन लेती, कहाँ पहुंचे, फिर थोड़ी देर बाद अभी निकले नहीं वीडियो। हाँ, आपका अलग है मामला, इनकी वाली ज्यादा एडवांस है। ये वीडियो कॉल का मामला उन्हीं लोगों के साथ ज्यादा होता है जिनका मामला थोड़ा गड़बड़ होता है। दिखाओ कहां पर हो। तो ऐसे में आदमी कॉल रिसीव करते करते बोलता है नेटवर्क सही नहीं आ रहा है। फिर उसको बोलता तुम उधर जाओ, नेटवर्क, हाँ अब थोड़ा नेटवर्क सही आया, तब उसकी वीडियो कॉल लगती है। लेकिन वाकई में ये होता है, हर वाइफ लोकेशन लेती रहती है, कहाँ पहुंचे, फिर 10 मिनट बाद ऑफिस से निकले कि नहीं निकले। कई बार आदमी स्कूटर से चला जा, वाइफ का फोन ढापाक, आदमी उधर, स्कूटर उधर, मोबाइल उधर पड़ा हुआ है। पत्नी का फोन ना उठाओ तो भी टेंशन, मेरा फोन उठाया क्यों नहीं, घर पे आओ, तुमको उठाते हैं आज हम, आओ। मतलब हर एक आदमी टेंशन में घूम रहा है क्योंकि हर एक आदमी की पत्नी उसको ढूंढ रही कि मेरा आदमी कहाँ है। मैंने देखा तो विधवा औरतें बातें कर रही थी, विडो, बोली बहन इन शादीशुदा औरतों से अच्छे तो हम लोग हैं, कम से कम अपने को ये तो मालूम रहता कि अपना आदमी है कहां। ढूंढना तो नहीं पड़ता है रोज रोज। अच्छा, कमाल की बात है, इस मोबाइल ने हमें झूठ बोलना सिखाया है। आप लोग एग्री करेंगे मेरी बात से। पहले हम लोग इतना झूठ नहीं बोलते, जब से मोबाइल है कोई आदमी सच बोलते ही नहीं। किसी को पूछो कहाँ है, बताएगा नहीं कहाँ पर है। किसी को फोन करो, घर में रजाई ओढ़ के सो रहा है, पूछो कहाँ, बोलता है मीटिंग में। समझ में नहीं आता रजाई के अंदर कौन सी मीटिंग चल रही है इसकी।
आपको अपना पैसा अगर वापस लेना है किसी से, वो आदमी कभी घर पे नहीं मिलेगा। जब भी फोन हो, कहाँ दिल्ली, लौट के दूंगे यार, कहाँ बंबई, कहाँ दुबई। अच्छा मुझे भी किसी से पैसे वापस देने थे, जब भी फोन करो दिल्ली, मुंबई, दुबई। एक दिन मैं उसके घर पे पहुंच गया, देखा छत के ऊपर खड़ा हुआ है। मैंने नीचे से छिप के फोन मिलाया, पूछा कहाँ, तो टेंशन में आ गया। बोलता मैं सिंगापुर में हूं, सिंगापुर में। फिर मुझसे पूछ रहा है कि तू कहाँ है। मैं बोला नीचे उतर गया, सिंगापुर के गेट पे खड़ा हूं मैं। इतना झूठ बोलने लगे लोग। पहले हमारे घरों में लैंडलाइन होता था, बड़ी शांति की लाइफ थी। लैंडलाइन घर में बजता था और इतनी जोर से बजता था, ढुर, 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 4 घर दूर तक पता चलता था कि फलाने के यहाँ फोन आया। लोग आते थे, संस्कार थे उस वक्त हमारे अंदर। किसी का फोन आता था, हम उठाते थे, हाँ नमस्ते अंकल जी। कौन? मामा जी नमस्ते। अरे चाचा जी नमस्ते। फूफा जी हाँ नमस्ते। ताऊ जी, अच्छा रॉन्ग नंबर। मतलब 4 लोगों को नमस्ते करने के बाद पता चलता था रॉन्ग नंबर। आजकल तो लोगों का नाम मोबाइल में फीड है। नमस्ते दुआ सलाम भी खत्म हो गया, सीधा नाम देगा, हाँ बोल। अच्छा लोगों को देखो कितने एडवांस हो गए। लोगों की पत्नियों का कितना प्यारा प्यारा नाम होता है, सुनीता, ज्योति, बबली, पिंकी, अनीता। लेकिन तमाम लोगों को देखा है पत्नी के नाम की जगह कुछ और ही फीड कर रखते हैं। आग का गोला, सुनामी, हुदहुद। मेरा एक दोस्त मोबाइल छोड़ के चला गया, उसका बज रहा था RTX। मैं बोला ये क्या है? नहीं तेरी भाभी को। इतना। लेकिन ये जो मोबाइल है ये आजकल के यूथ के लिए बड़ा वरदान है। नए नए जो लड़के लड़कियां हैं, किसी लड़की का नंबर मिल जाए, ऐसा कोड वर्ड में फीड करते हैं, किसी के बाप भी नहीं पता लगा सकता। मोबाइल में इतने ताला चाबी आ गए हैं, ये पैटर्न, ये लॉक कर दिया, ये पिन, ये को बाद में खुद ही सोचते हैं कौन सा डाला था, कैसे खुद ही परेशान हो जाते हैं। बोले इधर कोड वर्ड में फीड कर लेंगे, बाद में फिर लगे रहते हैं। अच्छा हाँ सुनता हाँ तो नो जमाना कितना बदल गया। पहले जब प्यार किसी को होता था तो लोग प्यार में फना होते थे, दीवाने होते थे, पागल होते थे। आजकल प्यार में लोग तुतला जाते हैं। देखा होगा तोतले हो जाते हैं। अले ले ले छूना बाबू। मेरा लाजा बेटा, लाजा बेटा ये मेरा कुचू कुचू कुचू। क्या है ये? तो कोई किसी का नाम कुछ भी रख देता है, स्वीटी, जानू, कुच्चू, ऐसे सब रखते हैं लोग। तो लड़कियों को बड़ा एक्साइटमेंट होता कि मेरे इसने पता नहीं कैसा नाम फीड किया होगा। एक दिन मौका मिल गया, लड़की को मोबाइल निकाला, मैं अपना नाम तो चेक करूं कैसा नाम फीड किया है। पूरी कॉन्टेक्ट लिस्ट खत्म हो गई, इसका नाम ही नहीं आया। बोले तो रोज लगा रहता है 2-2 घंटे, हाँ नाम ही नहीं। फिर उसने अपने मोबाइल से डायल किया कि अब तो नाम निकल के आएगा। उससे जो नाम निकल के आया, लड़की अपना नाम देख के बेहोश हो गई। उसमें लिखा था जुगाड़ नंबर 5। और जिस हिसाब से इधर तालियां बज रही, लग रहा है काफी जुगाड़ू लोग बैठे हुए हैं। अच्छा अब लड़का टेंशन में आ गया, मेरी तो पोल खुल गई, मैं क्या करूं? उसने बोला मैं भी इसका मोबाइल निकालूं, मैं भी चेक करूं इसने मेरा नाम क्या फीड किया है। लड़का अपना नाम देख के कॉमा में चला गया। उसमें लिखा था मोबाइल रिचार्ज कराने वाले भैया। रिचार्ज करवाए जा रही थी साल से। तो बड़ा सोचना समझना पड़ता है हर मुद्दे को, क्योंकि मैं अक्सर मुद्दों पे ही बातें करता हूं। मैं यूपी का रहने वाला हूं, जहां पर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप सब लोग परिचित होंगे। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से धुआंधार तरीके से काम कर रहे हैं यूपी में वो।
सुबह उठते ही कहीं ना कहीं किसी शहर का नाम चेंज कर देते हैं। सबसे पहले उन्होंने इलाहाबाद का नाम चेंज किया, प्रयागराज रख दिया। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने फैजाबाद का नाम चेंज किया, अयोध्या रख दिया। मुझे नाम चेंज करने से कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ तो उस आदमी को हुई होगी जिसने नाम चेंज करने के 15 दिन पहले फैजाबाद से इलाहाबाद का टिकट बुक कराया होगा। उसको समझ में नहीं आ रहा होगा आया कहां से, उड़ जाना कहां है। वाकई में अब तो मैं यूपी जाता हूं तो मुझे डर लगता है कि पता चला रात में सोया मैं लखनऊ में, सुबह उठा तो लालजी टंडन प्रदेश में आपका स्वागत है। लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर नाम चेंज करना है तो ऐसी जगह का नाम चेंज करो जिससे कुछ फायदा भी हो जाए। कश्मीर का नाम चेंज कर दो, उसका नाम रख दो कुछ हिंदी में अच्छा क्लिष्ट, संस्कृत में नाम रख दो उसका, हिम आच्छादित पुष्प वाटिका प्रदेश। कश्मीर का नाम हिम आच्छादित पुष्प वाटिका प्रदेश, पाकिस्तान प्रोनाउंस कर करके मर जाएगा। जब भी बोलेगा हमें कश्मीर चाहिए, ले ले कहां है, कहां है, ले ले। पहले बोल के बताओ चाहिए क्या, नहीं वो हिम आच्छादित पुष्प, बोल के बताओ क्या चाहिए, नहीं वो हिम आच्छादित पुष्प, हो गया। तो मैंने बताया मैं मुद्दों पे बात करता हूं। यूपी में जब हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने एक कानून वहां पे लगाया था, आप लोगों ने भी सुना होगा उसके बारे में। वो कानून था एंटी रोमियो एक्ट, लड़कियों की सुरक्षा के लिए लगाया गया था ताकि लड़कियों को कोई परेशान ना करे, लड़कियों को कोई छेड़े ना। एंटी रोमियो एक्ट, इस एक्ट के लगने के बाद जब मैं यूपी गया मैंने देखा इस एंटी रोमियो एक्ट से सबसे ज्यादा लड़कियां ही परेशान थी। कितनी लड़कियों को मैंने देखा कि महीनों हो गए थे बेचारी पिज्जा नहीं खाई थी। मोबाइल में 0 बैलेंस लेके घूम रही थी। अब कौन बैलेंस डलवा के अपना बैलेंस बिगड़वाएगा। बल्कि मैंने ये देखा जब से एंटी रोमियो एक्ट लगा तब से लड़कियां और ज्यादा डर रही हैं। शाम को 7 बजे कोचिंग से छूटती हैं, अंधेरा हो गया, डरते डरते अकेले चली जा रही बेचारी। जबकि ये एक्ट नहीं लगा था तब देखो शाम को 7 बजे लड़की कोचिंग से छूटती थी, 2 बाइक वाले इधर, 2 बाइक वाले इधर, 4 लौंडे पीछे, पूरी Z+ सिक्योरिटी में घर तक जाती थी। तो मैंने बताया कि मैं मुद्दों पे ही बातें करता हूं। इसके बाद पूरे देश में एक मुद्दा चला, गाय माता। गाय माता हमारी सदियों से थी, आज भी है, हमेशा रहेगी। लेकिन मुद्दा अभी बना गाय माता। लेकिन मेरा यह कहना है कि अगर गाय को माता बोलते हो तो सांड को भी बाप बोलो। रिश्ता निभाना है पूरा निभाओ। सांड को तो बाप बोलते नहीं, उल्टा उसके नाम पे ताने बने हुए। क्या सांड जैसा मुंह उठा के आ गया, क्या सांड जैसा टांग फैला बैठा रहता है। बेचारा काम उसका रहता है, क्रेडिट मिले ही नहीं आज तक। गाय माता, गाय ठीक है, अच्छी बात है, गाय माता। एक से मैंने पूछा गाय को माता क्यों बोलते हो, बोलता गाय हमें दूध देती है। हमने कहा देती नहीं, हम निकाल लेते हैं। उसका बछड़ा किनारे बंधा रहता है, वो उधर दूर से देखता है, बोलता ये माता और ये बेटा तो हम कौन, टेस्ट ट्यूब बेबी। अच्छा हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम जानवरों से भी रिश्तेदारी निकालने में माहिर हैं। हम लोग बहुत प्यारे लोग हैं, सबसे प्यार मोहब्बत से रहते हैं, जानवरों से भी रिश्तेदारी निकालते हैं। गाय माता और बिल्ली मौसी। अब बताओ दोनों कहां से बहने लगती? गाय माता और बिल्ली मौसी कहां से बहने लगती हैं दोनों? हाँ, पूरी रिश्तेदारी है। देखो
और मामा तो दो भी होते हैं, एक बंदर मामा एक चंदा मामा। दो बहनें इधर, एक भाई इधर, एक भाई उधर। और मौका पड़ता है तो हम गधे को बाप बना लेते हैं। आप देख रहे हैं, गाय माता, बिल्ली मौसी, चंदा मामा, गधा बाप। अब अगर हम इनके आपस की रिश्तेदारी देखें तो क्या होगा? बिल्ली रिश्ते में गधे की साली लगी, गधा रिश्ते में चांद का जीजा लगा। मैंने बताया मैं मुद्दों पे बात करता हूं। इंदौर मुझे बड़ा प्यारा लगता है क्योंकि वाकई में जब भी आता हूं इतना स्वच्छ साफ दिखाई पड़ता है। और यूं तो स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश में चल रहा है, लेकिन दिखाई इंदौर में पड़ता है। और वाकई में बताऊं, मैं मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान को बहुत एडमायर करता हूं। मतलब इतना एडमायर करता हूं, इतना मानता हूं स्वच्छ भारत अभियान को कि मैंने खुद कई बार अपने हाथ में झाड़ू लेकर के फोटो खिंचाई है। अच्छा, स्वच्छ भारत अभियान देखिए। स्वच्छ भारत अभियान में जो लोगो है उसमें चश्मा गांधी जी का, लोगो में चश्मा गांधी जी का, झाड़ू केजरीवाल की, कचरा कांग्रेस का, अभियान बीजेपी चला रही है। मैंने मोदी जी से पूछ लिया, हमने कहा मोदी जी इसमें चश्मा गांधी जी का, झाड़ू केजरीवाल की, कचरा कांग्रेस का, आपका क्या है इसमें? तो उन्होंने बोला, भाइयों बहनों, झाड़ू के पीछे जो डंडा दे रखा है ना, मैंने बताया मैं मुद्दों पे बात करता हूं। पिछले दिनों एक और मुद्दा छाया रहा, न्यू मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ, जिसमें जुर्माना इतना बढ़ा दिया गया, जो 100 रुपए था उसको 500, 500 वाले को 5000, 10,000, इतना जुर्माना बढ़ा दिया गया। नए नए नियम भी लगा दिए गए। उसमें से एक नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा कि अगर कोई बच्चा 18 साल से कम उम्र का अगर गाड़ी चलाते पकड़ा गया तो उसको कुछ नहीं बोला जाएगा, उसके बाप को सीधा जेल। ये नया कानून है। मतलब समझ रहे हैं आप? अब कोई बाप अपने बेटे को डांट भी नहीं सकता है। मार भी नहीं सकता है। पता चला बाप इधर डांट करके अंदर जा गया, सो गया जा करके, बेटे ने देखा बाप सोया, इधर चाबी निकाल ली और गाड़ी लेके निकल गया। दूसरे दिन बाप सीधा जेल में। और जब जेल में जाते हैं तो वहां जो पुराने कैदी होते हैं, आने वाले कैदी से पूछते हैं, भैया किस जुर्म में आए हो? अब ये परेशान बोलता, समझ में नहीं आ रहा कौन से जुर्म में आए। बोला 6 महीने पहले एक गाड़ी खरीदी थी और 16 साल पहले एक लड़का पैदा किया था। इन दोनों में से जुर्म कौन सा है ये नहीं पता मेरे को। अभी आप लोगों ने सुना होगा खबरों में, न्यूज़पेपर में, वैसे भी बात करते हैं सोशल मीडिया में कि देश में इस वक्त काफी मंदी छाई हुई है। मंदी का दौर है, जिधर देखो मंदी 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 बातें हो रही हैं। तो मैंने कहा कहां मंदी है यार? जिस देश में लोग 150 रुपए किलो प्याज खरीद के खा रहे हो, वहां पर कहां मंदी हो सकती है? तो किसी ने बोला ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी है, गाड़ियां नहीं बिक रही हैं। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। मेरे पास 3 गाड़ियां थी, 2 बिक चुकी हैं। तुम लोग कह रहे हो मंदी है। वजह मैं मुद्दों पे बात करता हूं। आजकल पूरे देश में आपने देखा होगा कि जब से ये नया कानून, एक नया एक्ट आया है CAA, पूरे देश का माहौल सब बहुत अलग हो रखा है। पूरे देश में तरह तरह के धरना, प्रदर्शन, उपद्रव, जिसका जो मूड, जिसकी जैसी समझ, वैसा पूरे देश में माहौल चल रहा है।
अभी एक फिल्म कल रिलीज हुई दीपिका पादुकोण की, छपाक। वो जेएनयू चली गई, लोगों ने बायकॉट दीपिका ये सब शुरू कर दिया। मुझे कई लोगों ने बोला आपने जेएनयू के बारे में कुछ नहीं बोला, जेएनयू के बारे में कुछ बोलिए। मैंने कहा दीपिका पादुकोण जेएनयू गई थी, उसने कुछ बोला था वहां जाकर? सोचो, जब उसने कुछ नहीं बोला तब उसका ये हाल है, और तुम लोग क्या चाहते हो मैं बोलूं? मतलब सीधा पाकिस्तान। ये जो देश का जो मौजूदा माहौल है, यहां पर हर शख्स परेशान है किसी न किसी चीज से। देश में नेता लोग नोटा भाई से परेशान है। नोटा, देश में नेता लोग नोटा भाई से परेशान हैं, कुछ लोग मोटा भाई से परेशान हैं। प्रियंका गांधी छोटा भाई से परेशान है। देश में बन गए हैं इतने शौचालय, फिर भी लोग लोटा भाई से परेशान हैं। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे देश में आजकल भाई लोग ही अपना काम कर रहे हैं। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में देखेंगे सलमान भाई, पॉलिटिक्स देखेंगे मोटा भाई। भाई का क्या मतलब होता है? भाई का मतलब होता है दबंग। सलमान खान को आपने देखा दबंग 1, दबंग 2, दबंग 3 नहीं चली। समझ रहे हैं? मतलब देश के अंदर कोई कितना भी बड़ा भाई हो, उसकी दबंगई एक बार चल सकती है, 2 बार चल सकती है। इस देश की जनता किसी की दबंगई 3 बार बर्दाश्त नहीं करती है। माहौल है, लेकिन बोलने के लिए मैं कहीं शो पे जाता हूं तो मैं जाते ही बोलता हूं कि नमस्कार दोस्तों, भाई और बहनों। शो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं मोदी भक्त हूं, मैं देशभक्त भी हूं। हालांकि मोदी भक्त बोल दिया था तो देशभक्त बोलने की जरूरत नहीं थी। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मोदी जी से खुश नहीं है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने पूछा, हमने यार किससे खुश थे? मनमोहन सिंह से खुश थे? तो मनमोहन सिंह के बारे में आपने देखा होगा, कभी भी कोई गलत बात नहीं करता है। किसी से भी पूछो मनमोहन सिंह से क्या प्रॉब्लम थी, तो एक ही बात सुनाई पड़ती है कि वो बोलते नहीं थे। हमने कहा बोलते नहीं थे, देश के प्रधानमंत्री थे, उनके मुंह से तुम्हें दादा दादी कहानियां सुननी थी। अब ये कहानी सुनाने वाले मिले, रोज सुनो कहानी। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, सुनो। फिर मैंने पूछा आखिरकार देश को कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, तो किसी ने बोला सरदार पटेल जैसा चाहिए। हमने कहा इकट्ठे तो नहीं मिलेगा, सरदार जैसे मिल चुके हैं और पटेल जैसे। और वाकई में अगर हमें अच्छा नेता मिल जाए तो हम अच्छे नेताओं की कदर भी नहीं करते। जैसे राहुल गांधी, लोग हंस देते हैं ऐसे। क्या काम किया है राहुल गांधी ने इस देश के लिए, पता है आप लोगों को? इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? परिवारवाद। किसने खत्म किया? राहुल गांधी। हम कदर ही नहीं करते। मोदी जी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, बोला मोदी जी ने था। काम बेचारा राहुल कर रहा है। हम कदर ही नहीं करते। हम अच्छे नेताओं की कभी कदर नहीं करते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल, फिर लोग हंस देते हैं। सोचिए 5 साल हो गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो। उनकी जगह कोई और मुख्यमंत्री होता तो अब तक क्या क्या खा चुका होता। लेकिन केजरीवाल को देखो, मजाल है कि सिवाय गालियों के अलावा कुछ और खाया हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या काम किया है? मैं अभी दिल्ली गया हुआ था,
जहां पर जाता तो लोग मिलते नहीं, अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया है। एक माता जी मिल गई, नहीं बहुत अच्छा काम किया अरविंद केजरीवाल ने, ये इतना बिजली का इतना अच्छा काम कर दिया, बिजली फ्री, ये पानी फ्री, इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक, है ना, एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा फ्री कर दिया है, बस में फ्री कर दिया है, अभी मेट्रो फ्री करने वाले हैं। केजरीवाल ने मतलब इतना सब कुछ किया है कि मैं तो कह रही हूं, मैं तो अपना वोट मोदी को ही दूंगी। हमने को सब इतना उसने किया, वोट मोदी जी को, हाँ उसी के डर से तो कर रहा है सब। लोगों ने अपना अपना परसेप्शन बनाया हुआ है। हमने बताया ना कि अच्छे नेताओं की हम कभी कदर ही नहीं करते हैं। मुलायम सिंह यादव, हमें उनकी बातें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, और समझ में आ जाए तो दूसरों को भी बतानी चाहिए। कितनी अच्छी बातें करते हैं वो। हम बता दे हमारा देव पहा मैं बने पूरा पया समाज पाइए वाह। हम देश के खाज उत्तर प्रदेश से हमने स्वयं मोचाया अखेज के करने बाद में क्या पूरा देश में ले हमें देश बनाने कोई चर्चा नहीं सेपा याद हो, हम हमें स्वयं मोदी बात करने वाले मोदी मोदी वाह। कितने महान वक्तव्य हैं उनके, कदर नहीं करते लोग। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि कोई बाप जिंदगी भर मेहनत करता है और एक बड़ा व्यापार बिजनेस इंडस्ट्री खड़ी करता है। खड़ी करने के बाद फिर जब वो बुजुर्ग हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, तो अपने बेटे को सौंप देता है। बेटा अच्छा हुआ तो ठीक है, और नालायक निकल गया तो वही बेटा सब कुछ निपटा करके कुछ दिनों बाद देखेंगे तो सामने वाली कपड़े की दुकान में नौकरी करता पाया जाता है। ऐसे बेटे को हम अखिलेश यादव कहते हैं। मैंने मुलायम सिंह जी से पूछ लिया, हमने कहा आपका बेटा ये सब कर रहा है, आप इसको समझाते ना? हमने खुद समझाओ, हमने कहा कि हमने छपा हुआ समझाओ हमें। हमने कहा अखेर तुम हमारे पास होने पूरे छुपा के और जाने का तुम्हारा पार्टी सदा है, हम तुम्हारे 6 बजे हमारी हो जाए। मैं हमने को मैंने कहा हमने अपने बे को कार्य समझाओ। हमने कहा नहीं मैं समझ गया। कहा समझ गया बताओ। नहीं, मैंने कहा मैं समझ गया। नहीं, कहा समझ गया हमें बताओ। कहा समझ हमें बताओ। उतनी देर से हम खुद बोल रहे, हमें नहीं समझ में आ कहा बोल रहे, और तुम्हें समझ आओ कहा समझ में आया बताओ हमें। हमने कहा यही समझ में आया मुझे कि इसी वजह से अखिलेश को कुछ समझ में नहीं आया। ऐसी बात नहीं, जब एक बाप अपने बेटे को समझाए तो बेटा समझने की कोशिश करे। बेटा समझ, हमने अपने बेटे अखिलेश को नई साइकिल दिलाई। हमने समझाओ आए अखिलेश, ये साइकिल में कभी किसी को बैठाना नहीं। अरे नालायक बेटा माना नहीं। पिछले इलेक्शन में राहुल गांधी को अगले डंडे में बैठा लिया, अगला पहिया पंचर। फिर अभी इलेक्शन हुआ, फिर माना नहीं, मायावती को पीछे बैठा लिया। अब मान लो अखिलेश तो बच्चा है, कम से कम मायावती को तो सोचना चाहिए। अब बताओ इतने बड़े हाथी को गोद में लेके साइकिल में कौन बैठता है? बट बताए ना कि हमारे यहां अच्छे अच्छे ने हम कदर नहीं करते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी, देश के सीनियर लीडर, जिनकी पूरी जिंदगी प्रधानमंत्री बनने के सपने में निकल गई। हमेशा उनको लगता था, और 2014 के इलेक्शन में उनको लग भी रहा था कि शायद इस बार मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। वो प्राइम मिनिस्टर की रेस में आगे बढ़ ही रहे थे, तभी पीछे से आवाज आई, मित्रों। उन्होंने पीछे पलट के देखा, मित्रों बोल के शत्रु कौन आ गया। खैर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ना बन पाने का दर्द, तकलीफ उनके अंदर आज भी है। उनसे अगर आप साधारण सा नमस्कार भी करें, हेलो भी करें, तो वो दर्द कैसे बाहर निकल करके आता है। किसी ने बोला कि आडवाणी जी
बताइए, एक चाय बनाने वाला शख्स देश का प्रधानमंत्री बन गया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? आडवाणी जी के दर्द धीमे से बाहर निकला। देखिए, जहां तक मेरा मानना है, एक चाय बनाने वाला इंसान देश का प्रधानमंत्री बन गया है, इसमें कोई संशय नहीं है। किंतु एक प्रधानमंत्री बनने लायक इंसान घर में बैठ के चाय बना रहा, यह उचित नहीं है। ने कोई बात नहीं, मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, फिर उनका दर्द बाहर निकला। मुझे ज्ञात नहीं होता कि ये स्वच्छ भारत अभियान, हमने कहा परेशान मत हो। नहीं, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं। स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे झाड़ू इन्होंने अवश्य भी हाथ में उठाई है, किंतु सफाई का कार्य बहुत पहले आरंभ कर दिया था। यकीन नहीं होता है तो मेरी तरफ देखिए, सबसे पहले मुझे साफ किया था। जितने लोग बचे हुए हैं, वाकई में ये लोग अच्छे श्रोताओं में इनकी गिनती करूंगा मैं, जोरदार तालियां। क्योंकि अक्सर होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, फिर सुनते हैं, सुनाते हैं, किसको कितना क्या समझ में आता है, क्या लेकर के आते हैं, क्या लेकर के जाते हैं। और इस वक्त टैलेंटेड न्यूज़ इंडिया की तरफ से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ मैं, और एक ये शो अक्सर, अभी जैसे किसी ने बोला था कि आप लोग भी जोक्स, चुटकुले व्हाट्सएप पे बहुत सुनते होंगे, देखते होंगे, इंटरनेट का ज़माना है, बहुत कुछ मिलता होगा। जिस तरीके से अगर आप जब कोई गाना सुनते हैं तो गाने में गीत, गज़ल, भजन, फोक, कव्वाली, अलग अलग वैरायटीज़ होती है, उसी तरीके से कॉमेडी में भी होती है। कोई हास्य, व्यंग, फिजिकल कॉमेडी और सटायर, पॉलिटिकल, बहुत सारी चीज़ें होती। तो इन सारी चीज़ों को कंपाइल करके एक जो शो होता है जिसका नाम है बहुत हुआ सम्मान। और बहुत सारी बातें हमें जो न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से हमें सुनने को मिलती हैं, हम देखते हैं, वही चीज़ें हम लोग आपके सामने लेकर के आते हैं। ये न्यूज़ चैनल्स, आप लोग कितने लोग हैं जो डिबेट देखते हैं न्यूज़ चैनल पे? बहुत कम लोग बचे हैं। और न्यूज़ चैनल में डिबेट देखने के बाद में आप लोग भी बचे हुए हैं सही सलामत, ये भी बड़ी बात है। क्योंकि आजकल की अगर आप डिबेट देखेंगे, इतनी खतरनाक डिबेट हो गई है। पहले में और पे कितना परिवर्तन आ गया है न्यूज़ और मीडिया की दुनिया में। अगर आप देखें, पहले कितने शालीन एंकर होते थे हमारे यहाँ, किसी भी मुद्दे पे बात करनी होती थी तो एंकर कितने सॉफ्ट तरीके से हमारे सामने आता था, नमस्कार। आज देश के जो ताज़ा हालात हैं, इन हालात पे चर्चा करने के लिए आज हमारे पास 4 मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम आज के हालातों पे चर्चा करेंगे। जोरदार तालियों से हमारे मेहमानों का स्वागत कीजिए। ये उनका तरीका होता था। आजकल के अगर आप देखते होंगे डिबेट, उसमें जो न्यूज़ एंकर होता, नमस्कार, नमस्कार का गोला इतना बड़ा मार देता है वो। सबसे बड़ी बहस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल जिस तरीके से देश में नेताओं की बदजुबानी बढ़ती जा रही है, उसी पे चर्चा करने के लिए हमारे पास मेहमान हो, ऐसा चिल्लाता है। ऐसा लगता है कि डायनासोर तो चले गए, अपना अंडा छोड़ गए थे, जिसको फाड़ के ये निकला है, और फिर आग लगवाने का काम करता है इधर उधर। सबसे बड़ी बहस में आपका स्वागत है। जिस तरीके से नेताओं की बदजुबानी बढ़ गई है, उसी पे बात करने के हमारे बीच में मेहमान मौजूद हैं। आप ये बताइए कि जिस तरीके से आजम खान ने बदजुबानी की है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बताइए आप। देखिए मेरा नहीं देखिए नहीं, आप बताइए आप। नहीं, मैं वही बताने जा नहीं, इतना टाइम नहीं है, बताइए। 1 मिनट का टाइम आपके पास, बताइए। नहीं देखिए, मैं जो कह रहा हूं, जो बदजुबानी नहीं, आप क्या कह रहे हैं? जनता जो सुने वो बताइए, जनता सुने, बताइए बताइए आप। देखिए नहीं, आपका टाइम खत्म हो गया, बैठिए आप, बैठिए बैठिए आप। उसने कुछ बोला ही नहीं, उसका टाइम भी खत्म हो गया, बैठिए। आप बताइए। दूसरे से पूछता है, आप बताइए। इनका कहना है कि आपकी जो पार्टी है 1 नंबर की लुच्ची और टुच्ची पार्टी है, झूठे हैं, मक्कार हैं आप लोग, बताइए। वो बोलता भाई मैंने नहीं, आप बैठिए
बैठिए, आपका टाइम खत्म हो गया, दूसरों के बीच में मत बोलिए, बैठिए आप बताइए। देखिए ये जो आजम खान ने कहा, नहीं आजम खान ने जो कहा वो मैंने सुन लिया, आप क्या कहना चाहते हैं बताइए, बताइए आप। नहीं आप बैठिए, आप बताइए। अरे किधर चला गया तू? बोले देखिए आजम खान ने जो भी कहा है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। अच्छा देख रहे हैं, ये है महिलाओं के सम्मान करने वाले नेता, जनता के लिए कहते हैं कोई टिप्पणी नहीं। आप क्यों नहीं करेंगे? बोले मैं उस पार्टी का हूं ही नहीं। जब इसकी गलती पकड़ में आ जाती है तो तुरंत बोलता है अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत निकल जाएगा। मतलब इतने खतरनाक हो गए आजकल के न्यूज चैनल वाले। आप देखेंगे हिंदुस्तान के न्यूज चैनल्स हैं, लेकिन इसमें हिंदुस्तान नहीं दिखता है। शाम को आप देखेंगे पाकिस्तान दिखाई पड़ेगा। एक और साउथ कोरिया, आप अक्सर देखते होंगे, किम जोंग नाम का एक साउथ कोरिया का, वो अक्सर दिखाई पड़ेगा। किम जोंग ये सनकी है, तानाशाह है, इसके हाथ में रिमोट है, ये दुनिया को बर्बाद कर देगा किम जोंग। मैंने कहा हमें किम जोंग के नाम से डरा रहे हैं? हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हमें किम जोंग के नाम से डरा रहे हैं आप? हम किसी ताना वाना शाह से नहीं डरते। हमें तो शाम को 8 बजे प्यार से सिर्फ कोई इतना बोल दे भाइयों बहनों, उसके नाम से डरा रहे हैं। ये न्यूज चैनल मतलब क्या क्या बताए ना आपको। शाम को देखो कि पाकिस्तान का ये हो गया, पाकिस्तान मांग रहा है भीख, पाकिस्तान का इमरान खान। यार इंडिया की खबरें दिखाओ, सारा दिन वही पाकिस्तान पाकिस्तान। एक चैनल में तो मैंने देखा वो बोल रहा है कि पाकिस्तान ने टेक दिए घुटने, पाकिस्तान मांग रहा है भीख। हमने कहा भाई इधर आ, इधर आ, क्या बोल रहा है? पाकिस्तान ने टेक दिए घुटने, पाकिस्तान मांग रहा है भीख। हमने कहा भाई ध्यान से देगा, जुम्मे का दिन है, सबके सब नमाज पढ़ने में लगे हुए। अच्छा इनका कोई भरोसा नहीं है। अभी बिहार में बाढ़ आई हुई थी, आपने देखा कि कहीं पर इतना पानी, कहीं पर इतना, कहीं सर के ऊपर पानी। आदमी एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता, ये पता नहीं कैसे पहुंच जाते हैं। एक स्टूडियो में बैठी रहती है, लिपस्टिक विस्टिक लगा के ड्राई। तुमने किससे बात करो? वो बेचारा इतने पानी में कैमरा लेके पता नहीं कैसे, किससे बात करूं मैं? इतना इतना पानी, जिससे बात करता हूं बह के आगे चला जाता है। भाई साहब बताइए, देखो बह गया, भाई साहब बह गया वो, भाई देखिए वो भी किससे बात करूं? वो स्टूडियो से बोलती नहीं देखिए कैमरा घुमाइए, वो एक आदमी कुछ आपके पीछे खड़ा है, उससे बात करिए। बोले ध्यान से देखो, आदमी नहीं, गांधी जी का स्टैचू। उनसे मैं क्या बात करूं? 70 सालों में किसी ने उनसे बात नहीं की। नहीं वो कैमरा घुमाइए, देखो एक आदमी कुछ पकड़ के खड़ा है, उससे बात करिए। हाँ भाई साहब ये बताइए कि ये सारे लोग बह के इधर उधर जा चुके हैं, आप ये पकड़ के क्यों खड़े हैं? वो भी बोलता है भैया मैंने नहीं पकड़ा है, इसने पकड़ा है, बिजली के तार है। फिर भी वो स्टूडियो से बोलती, इनसे पूछिए इन्होंने जो बिजली का वायर पकड़ा हुआ है इनको कैसा महसूस हो रहा है? भाई साहब ये बताइए कि आपने जो बिजली का वायर पकड़ा हुआ आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो एक बार मेरे को पकड़ के देख, खुद मालूम पड़ेगा। मतलब ये हाल हो गया। न्यूज मीडिया, इतने सारे न्यूज चैनल्स आ गए, इतना कंपटीशन बढ़ गया है। मुझे तो लगता है कि आने वाले टाइम पे किसी गली में कोई कुत्ता भी मर गया ना तो ब्रेकिंग न्यूज बना दें। और ध्यान से देखिएगा, एक लाइन की खबर होती है, उसको खींच करके 1 घंटे की खबर कैसे बनाते हैं। न्यूज होगी 1 लाइन की, उसको खींच करके 1 घंटे। नमस्कार, अभी भी पता चला है कि हरियाणा के हिसार जिले में एक गली में एक कुत्ते की मौत हो गई है। आइए ताजा जानकारी के लिए आपको ले चलते हैं उसी गली में जहां पर पहले से मौजूद है हमारे संवाददाता मनीष। ये हर जगह पहले से मौजूद रहते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये पहले से कैसे मौजूद रहते हैं। इनको कैसे मालूम चल जाता है कि इधर कुछ होने वाला है? कई बार तो मुझे डाउट होता है कि हरकत भी यही लोग करते हैं, बाद में कैमरा खोल के खड़े हो जाते हैं। तो नमस्कार, अभी भी पता चला कि हरियाणा के हिसार जिले में एक गली में एक कुत्ते की मौत हो गई है। आइए ताजा जानकारी के लिए आपको ले चलते हैं उसी गली में जहां पर पहले से मौजूद है हमारे संवाददाता मनीष। अब ध्यान से देखिएगा, 1 लाइन की खबर को खींच के 1 घंटे का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं लोग।
हाँ मनीष, ये बताइए, ये जो कुत्ता मरा है, जो कुत्ता एक्सपायर हुआ है, जो कुत्ते की मौत हुई है, जो कुत्ता मर चुका है, जो कुत्ता इस दुनिया में नहीं रहा है, जो कुत्ता दुनिया छोड़ के जा चुका है, जो कुत्ता हमेशा के लिए फना हो चुका है, इस कुत्ते की मौत को लेकर तुम्हारे पास क्या ताजा जानकारी है मनीष? मनीष उधर ऐसे खड़ा रहता है। ये फिर से रिपीट करती है, मनीष जी बताइए, जो कुत्ता मरा है, जो कुत्ता एक्सपायर, जो कुत्ते की मौत हुई है, जो कुत्ता मर चुका है, जो कुत्ता इस दुनिया में नहीं रहा है, इस कुत्ते की मौत को लेकर तुम्हारे पास क्या ताजा जानकारी है मनीष? फिर बोलती, लगता है मनीष से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। संपर्क तो हो जाए, भाव तो दे कभी उसको। फिर मनीष उधर से कान खुजाता है कुछ, हाँ हाँ संपर्क हो गया है, 2 मिनट में संपर्क भी हो जाता है। हाँ फिर वो रिपीट, मनीष से बताइए, जो कुत्ता मरा है, जो कुत्ता एक्सपायर, जो कुत्ते की मौत हुई, जो कुत्ता मर चुका है, जो कुत्ता इस दुनिया में नहीं रहा है, इस कुत्ते की मौत को लेकर तुम्हारे पास क्या ताजा जान? 10 मिनट हो गया, बस खबर नहीं शुरू हुई, 10 मिनट निकल गए, वहीं पे अटके हुए। फिर मनीष वहां से जो रिपोर्टिंग करता है, आप ध्यान से देखिए, ऐसा लगता है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे कोई बहुत बड़ी घटना हो गई। इतनी मेहनत से लोग रिपोर्टिंग करते हैं, इतना हाफते हुए। शालिनी, जैसा कि आप देख सकती हैं, ये जो कुत्ता मरा है, ये कुत्ता काले रंग का कुत्ता है। जैसा कि आप देख सकती हैं, जो कुत्ता मरा है, इसके पंजे भी मुड़े हुए हैं। जैसा कि आप देख सकती हैं, जो कुत्ता मरा है, इस कुत्ते की पूंछ भी टेढ़ी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वही बोलती है, सब कुछ मैं ही देखूंगी, तू क्या करने गया उधर? जैसा कि आप देख सकती हैं, जो कुत्ता मरा है, जो कुत्ता एक्सपायर, जो कुत्ते की मौत हुई है, इस कुत्ते के शरीर पे कोई चोट का निशान भी नजर नहीं आ रहा। इससे मुझे लगता है इस कुत्ते ने आत्महत्या की। कुत्ते की आत्महत्या करवा दी। अच्छा बताइए मनीष, जो कुत्ता मरा, जो कुत्ता एक्सपायर, जो कुत्ते की मौत हुई, इस कुत्ते की मौत को लेकर के शासन और प्रशासन का क्या कहना है? जब तक किसी खबर में शासन और प्रशासन न घुसेड़ दें ये लोग, खबर ही नहीं कंप्लीट होती। अच्छा ये बताइए, जो कुत्ता मरा, जो कुत्ता एक्सपायर, जो कुत्ते की मौत हुई, मनीष ये कुछ कुत्ते की भौंकने, मनीष ये कुछ कुत्ते की भौंकने की आवाजें आ रही हैं। मनीष कुछ कुत्ते की भौंकने की आवाजें मनीष कुछ कुत्ते की भौंकने की आवाजें आ रही हैं, तो क्या इससे अंदाजा लगाया जाए कुत्ते के सगे संबंधी वहां पर पहुंच चुके हैं? हेलो मनीष, मनीष कुत्ते के लगा था जो भौंकने गया, कुत्ते के सगे संबंधी, मनीष कुत्ते के लगा था जो भौंकने गया, कुत्ते के सगे संबंधी वहां पर पहुंच चुके। मनीष कुत्ते के लगा था जो भौंकने को, मनीष कुत्ते के लगा था जो भौंकने, कुत्ते के सगे संबंधी वहां पर पहुंच चुका। अबे सगे संबंधी की मार गोली, वही कुत्ता उठ के बैठ गया। बेचारा वो सोया हुआ था, उसकी ब्रेकिंग न्यूज बना दी। मतलब ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं भी कह रहा था कि मुद्दे, इश्यूज, बातचीत, हमारे आसपास की जितनी चीजें होती है, तो उसमें अलग अलग फ्लेवर होते हैं। जब इससे पहले मैंने एक ऑब्जर्वेशन का एक सुनाया कि जब लोग एक्सपायर हो जाते हैं, वहां से क्या ऑब्जर्वेशन है, न्यूज चैनल का यहाँ का क्या, तो ऐसा पॉलिटिकल भी होता है जिससे हम लोग सीधा जुड़े होते हैं, वो भी एक ऑब्जर्वेशन होता है। मैं बात कर रहा हूं आगे जो हमारे देश में जो नया बिल आया है, CAA, इसके बाद से पूरे देश में धरना, प्रदर्शन, बवाल, विरोध, समर्थन सब कुछ चल रहा है। और आपको बता दूं कि साईं बाबा के नाम के 100 पर्चे छपवा के बंटवाओ, 2 दिन बाद आपको खुशखबरी मिलेगी। और मोबाइल में ये वाला मैसेज 10 लोगों को फॉरवर्ड करो, शाम तक आपका मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा। इन दोनों स्कीम की अपार सफलता के बाद अमित शाह पेश करते हैं, इस नंबर पे मिस कॉल करो और CAA का सपोर्ट करो। और देशभक्ति का ताजा सर्टिफिकेट पाओ। अरे मिस कॉल जब पार्लियामेंट में पास हो चुका है, लोकसभा में, राज्यसभा में, तो मिस कॉल की क्या जरूरत है? मिस कॉल का संसद से ऊपर हो गया।
ये जो बिल पास हो चुका है, अब उसके ऊपर आपको भी भरोसा नहीं रहा, मिस कॉल मारो। अब जनता से मिस कॉल, जनता के ऊपर बड़ा भरोसा है भाई। अरे मैं कहता हूं जनता के ऊपर अगर इतना ही भरोसा है तो नोटबंदी के पहले क्यों नहीं मिस कॉल मंगवाया था पब्लिक से? 370 के पहले भी मिस कॉल मंगवानी चाहिए। सीएए के बाद मंगवा रहे हो, पहले मंगवा लेते। मिस कॉल मारिए। इंडियन आइडल चल रहा है, ये बिग बॉस चल रहा है। नहीं, बिग बॉस तो चल रहा है। खैर, बिग बॉस चाहते हैं कि लोग मिस कॉल मारें। लोग मिस कॉल मारते हैं। मोटा भाई, जनता को कितना भी घुमा फिरा लो, लेकिन घूम फिर करके जनता के पास आना ही पड़ता है। मिस कॉल मारो। अच्छा, मिस कॉल भी किस किस नाम पे मंगवा रहे हैं, कितने बहाने से मंगवा रहे हैं। मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, कुछ लोगों ने, कोई लड़की अपना फोटो डाल के ये नंबर डाल रही नीचे, घर में अकेली हूं, बोर हो रही हूं, प्लीज इस नंबर पे कॉल करो ना। सारे ठरकी लोग लगे हुए कॉल करने में। अब ये ठरकी लोग सपोर्ट कर रहे हैं सीए का, मिस कॉल मार मार के। मेरे तो पड़ोस के एक चाचा मिल गए, बोले ये देखो मैसेज आया, एक लड़की घर में अकेली हूं, अभी कॉल करो। सवेरे से 10 बार कॉल कर चुका, उठा नहीं रही। अब उस तो चाचा को पता ही नहीं है कि अपनी ठरक में 10 बार सीए का सपोर्ट कर चुके हैं वो। अरे तो फिर ऐसे बहाने से इधर उधर से कॉल मंगवा करके क्या फायदा है? मुझे तो लग रहा है कि कहीं ममता बनर्जी ने धोखे से अमित शाह को फोन कर दिया। अमित शाह बाय द वे फोन नहीं उठा पाए। 1 घंटे बाद देखा ममता बनर्जी की मिस कॉल। मतलब ममता बनर्जी भी सीए का सपोर्ट कर रही है। मैंने बताया, मेरा अपना मानना है, लोगों का अपना अपना मानना होता है। मैं ऑब्जर्व करता हूं चीजों का कि देश में जितना भी धरना प्रदर्शन, बवाल, लफड़ा चीजें चल रही हैं, कहीं जेएनयू, कहीं ये लफड़ा, कहीं इसको मारना पीटना, पता नहीं किसका किसका क्या क्या चल रहा है। इसमें भी बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं, मजा आ रहा है कुछ लोगों को, क्योंकि इन्होंने वोट इसीलिए दिया था कि मजा आए। ऐसा मजा आ रहा है जो 70 साल में आज तक आया ही नहीं था। मोदी जी ने 5-6 साल के अंदर वो मजा दे दिया। क्या काम किया मोदी जी ने? पाकिस्तान को निपटा दिया, खत्म। अब पाकिस्तान की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब हम आपस में ही लड़के, पिट के, कुट के खुश हैं। भाई, एक बंटवारा हुआ था 1947 में। उस वक्त जिन्ना था, आज हमारे पास जिन्न है। ऐसा चिराग रगड़ा कि कब अंदर अंदर बंटवारा हो गया पता ही नहीं चला। देखिए, आपको बंटवारा दिखाई पड़ेगा। फिल्म इंडस्ट्री में देखिए, बंटवारा 2 हिस्से हो गए। स्कूल कॉलेज में देखिए 2 हिस्से, एक ये संस्था, एक दूसरी संस्था। यूनिवर्सिटी में 2 हिस्से। सिटीजन आपस, देश के नागरिक, एक इनके साथ एक उनके साथ। ये क्या है? बटी गए हैं लोग। पहले हमें पाकिस्तान की जरूरत थी लफड़ा पंगा करने के लिए, या कई बार मुस्लिमों की जरूरत होती थी। अब हमें जरूरत ही नहीं है। एक घर में मैंने देखा, सगे चाचा भतीजे, उनमें पंगा चल रहा है। अब चाचा क्या करता, रोज सुबह सुबह उठ करके इधर उधर का पता नहीं क्या क्या मामला शेयर करता रहता फेसबुक में। भतीजे ने बोला, चाचा क्या करते रहते हो सब, छोड़ो, काम धंधे पे ध्यान दो। चाचा भड़क गया, तू देशद्रोही है, मुल्ला कहीं का। मतलब अब हमें मुस्लिमों की जरूरत नहीं है। एक ही छत में, एक ही घर में, एक ही परिवार में, घर पे ही मूल्य प्रोवाइड करवा दिए गए। मुस्लिम प्रोवाइड कर दिए, लड़ो झगड़ो, एंजॉय करो। 2 सगे चचेरे भाई मैंने देखे जो बचपन से बड़ा याराना था, अब जाके टूटा है उनका याराना, क्योंकि उसमें से एक भक्त हो गया, एक देशभक्त हो गया। ये नया भारत है। बहुत हो गया हिंदुस्तान पाकिस्तान, बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम। अब हम लोग नए तरीके से लड़ेंगे।